हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम नवंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो कि आपके सीडीएस एज वेल एज इंडिया एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना हो सके उतना कंसाइज आपके लिए डेटा ले आऊँ। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ सकते हैं और उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पोर्शन दैट इज़ इंटरनेशनल पोर्शन, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे। जो टॉपिक्स आपके वन लाइनर्स हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला हमारे पास है ब्लेचले समिट हुआ है यूके में। इसी को हम एआई समिट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एआई से रिलेटेड रिस्क्स के बारे में बात हुई है बहुत सारे, और फ्यूचर में एग्रीमेंट और रूल्स ड्राफ्ट करने की बात हुई है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एआई समिट है। कहाँ पे हुआ है? यूनाइटेड किंगडम में। सेकेंड न्यूज़ इज नेपाल ने टिकटॉक को रिसेंटली बैन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज विद रिगार्ड टू साउथ ईस्ट नेशन कंबोडिया। वहां पर एक जगह है दैट इज अंकोर वट। इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है रिसेंटली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट इज इंडिया और इटली ने रिसेंटली मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। इससे इजीली हमारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर पाएंगे, इटली में जाके वर्क कर पाएंगे अपना और अपनी स्टडीज कर पाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज विद रिगार्ड टू फ्रांस। तो आपको पता है फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी मिला था, ठीक है, दैट इज लीजन डी इन्योर। ये किसको मिला है अभी? वी आर ललिता अंबिका जी को। अब वी आर ललिता अंबिका जी इसरो में साइंटिस्ट रह चुकी हैं और वहाँ के स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की डायरेक्टर भी रह चुकी है। तो इनकी यहाँ पे मैंने फोटो लगाई है, आप चाहो तो मेमोराइज करने में आसानी होगी अगर आप पिक्चर से रिमेंबर करोगे। ठीक है, तो इनको क्या मिला है? फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वी आर ललिता अंबिका जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिया ने होस्ट किया है सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ग्लोबल साउथ किसे बोलते हैं? बेसिकली जो हम बोल सकते हैं इक्वेटर के नीचे वाले जो कंट्रीज हैं मोस्टली, जिन कंट्रीज़ में अभी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है और जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की रेस में पीछे रह गए हैं, तो उनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। और इंडिया ने इसको वर्चुअली होस्ट किया इस बार। इसकी थीम रही है यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। अनदर इज महर्षि इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया। ये G20 के हमारे समिट के दौरान हुआ था। ठीक है, तो महर्षि का फुल फॉर्म क्या है? मिलेट एंड अदर एंशियंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दिस इज अवर महर्षि इनिशिएटिव, जिससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए वर्क करना है हमको। ठीक है, क्योंकि मिलेट्स हमको पता है 2023 वाज द ईयर ऑफ द मिलेट एज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, उसी तरह जो अभी 2024 है उसको ईयर ऑफ कैमलिड डिक्लेयर किया है। ठीक है, एक कैमलिड क्या होता है? कैमल की ही वैरायटी होती है। ओके, ध्यान रखना, वो आगे वाले करंट अफेयर्स में आएगा जनवरी के फरवरी में, तो मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। तो ये भी इंडिया ने होस्ट किया और कहाँ पे किया है? मुंबई में किया है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट हमको एक छोटी सी चीज पता होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज है, दैट इज सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सी है, फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सी है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट आपकी पैसिफिक है, फिर अटलांटिक आती है, फिर हमारे पास इंडियन ओशंस आती हैं, फिर हमारे पास सदर्न ओशन है, फिर हमारे पास आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, आप ये देख सकते हो, फर्स्ट लेटर आप सबका लो तो बनेगा PAISA, पैसा। एज अ शॉर्टकट आप निमोनिक यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज, इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन इज इन द न्यूज। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो वो चीज़ आपकी बाद में आएगी दोबारा से, लेकिन अभी बता दूं तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो पैनल होता था जो इनको चूज करता था उसमें हमारे चीफ जस्टिस भी हुआ करते थे। उसमें लोकसभा में जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो हुआ करते थे, प्लस प्राइम मिनिस्टर होते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है कि उस सिलेक्शन कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक हमारे अपोजिशन लीडर होंगे और एक हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। तो ये चीज़ आ गई है, अभी रिसेंटली ये चेंजेस आए हैं, तो इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि चेंजेस हुए हैं। ओके, नाउ अब मेन चीज़ आती है स्वीप प्रोग्राम। ये है इलेक्शन कमिश्नर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये क्या है? सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। दिस मीन्स इसमें हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं वोटिंग के
ठीक है। तो जो इलेक्शन कमिश्नर की जो टीम्स होती हैं वो जगह जगह जाती हैं इसके लिए, ठीक है। अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि क्या हो सके, बहुत सारे लोगों तक, जिन लोगों को इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इलेक्शन के बारे में, उनको पता चल सके एंड वो वोट करने जरूर आए, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज एंकोर एप्लीकेशन। अब ये एंकोर एप्लीकेशन क्या है, ये एक नया ECI ने ही लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, फॉर रिटर्निंग ऑफिसर। जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इलेक्शन के दौरान, उनके लिए है, ताकि उनका काम इजी हो सके और वोट्स को हम डिजिटाइज मेथड से क्या कर सकें, इनको पोलिंग हो सके, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी, हम बोल सकते हैं। रिसेंटली कुछ नए बिल्स हमारे पार्लियामेंट से पास हुए हैं, जैसे कि आपको पता है 3 बेसिकली हमारे पुराने जो लॉज थे उनको हमने चेंज कर दिया है। तो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था बेसिकली CRPC जिसको हम बोलते हैं 1973 का, उसको रिप्लेस कर दिया है अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ओके। उसी तरह एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। और जो तीसरा है दैट इज इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, उसको चेंज किया है या फिर रिप्लेस किया है किसने, भारतीय न्याय संहिता 2023। और ये क्वेश्चन बच्चा आपका IB में भी आ चुका है, ठीक है। तो इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपको याद होना चाहिए किस बिल ने किसको रिप्लेस किया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज PVTGs। PVTGs की फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये PVTGs अभी हमारे करेंटली 75 हैं ऑल ओवर द इंडिया। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ PVTGs हमारे पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइम ट्राइब्स को इस तरह क्लासिफाई करने का जो रिकमेंडेशन था वो किसने दिया था, देबर कमीशन ने दिया था ऑफ 1961। तो इसको थोड़ा सा नाम याद रखना क्योंकि ये पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक एक्स्ट्रा न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, PM जनमन योजना। अब जो PM जनमन योजना है ये बेसिकली PVTGs के लिए ही है। तो इसके अंडर में बहुत सारी सब स्कीम्स आती हैं। पक्का घर स्कीम है, हर घर नल से जल स्कीम है, गांव गांव तक सड़क। सो ये सारी आप एक एक बार हल्का सा पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस PM जनमन पता होनी चाहिए। और PM जनमन की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे कि इस निमोनिक का फुल फॉर्म बता दीजिए, ओके, तो याद रखना। अनदर थिंग इज आर्टिकल 200। रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी रहा है क्योंकि गवर्नर्स के साथ क्लैशेस बहुत जगह हो रही हैं, जैसे कि हमने देखा है कि केरला में यूजुअली होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, सो ये न्यूज़ में रहा है। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है, ये कहता है कि गवर्नमेंट की एसेंट बहुत नेसेसरी है बिफोर एनी बिल कैन बिकम अ लॉ। जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होती है किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए, ठीक है, एक्ट बनाने के लिए, तो वो चीज़ कौन कहता है, आर्टिकल 200 कहता है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता है गवर्नर कुछ सर्टेन बिल्स को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है कि प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा हो जिसको पहले गवर्नर ने रिफ्यूज कर दिया हो उसको एसेंट देने से, और वो दोबारा से असेंबली से पास होकर गवर्नर के पास आए, तब गवर्नर के पास वो पावर नहीं है कि उस बिल को वो रिजर्व कर सके फॉर प्रेसिडेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब ये क्या है, देखो आपने सुना होगा नमो भारत ट्रेन, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नमो भारत क्या है, ये हमारी फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ठीक है। हमारी कहाँ से बन रही है, दिल्ली मेरठ की कनेक्टिविटी हो रही है। तो इसके लिए क्या हुआ है, एक जॉइंट वेंचर बना है। किसका जॉइंट वेंचर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट्स, जो दिल्ली की है गवर्नमेंट, फिर हरियाणा की है, राजस्थान की है, यूपी की है, ठीक है। तो इन सब का एक जॉइंट वेंचर है और इन्होंने क्या बनाया है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है, इस RRTS मिशन को या फिर हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आ रहा है। याद रखना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर RTI एक्ट ऑफ 2005। रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि इनका जो टर्म था वो अब चेंज करके कितना कर दिया है, 3 साल कर दिया है। अभी नमो भारत ट्रेन के बारे में हम बात कर चुके हैं, दैट इज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। तो ये तो आपको पता चल गया, इसका नाम क्या है, नमो भारत। ये भी IB में आ चुका है और FCAT में भी आया है क्वेश्चन RRTS से, ठीक है। अभी जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है साहिबाबाद से दोहाई डिपोट तक,
याद रखना है थोड़ा सा। अगर ये नहीं भी रख सको तो नाम जरूर याद रखना है, नमो भारत। इसको किसने फ्लैग किया था या इनॉग्रेट किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट हमारे पास है एक और डेवलपमेंट इन द सेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर को कंप्लीट कर दिया गया है। क्लियर? अब ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर जो कंप्लीट हुआ है वो किसने किया है? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो रिसेंटली आपने सुना होगा उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सिलकियारा बारकोट टनल में क्या हुआ था? ब्लॉकेज हो गई थी, वहां पे लोग फंस चुके थे। ठीक है, तो वहां से उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन जिंदगी। ठीक है, और उस ऑपरेशन जिंदगी के दौरान वहां कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए ऑस्ट्रेलिया से जिनका नाम था आर्नोल्ड टिक्स। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये टनल का नाम क्या है? सिलकियारा बारकोट टनल। ठीक है, ये बेसिकली ऑल वेदर जो रोड प्रोजेक्ट है हमारा उत्तराखंड का, उसका एक पार्ट है। ये किसको कनेक्ट करेगा? यमुनोत्री को धारासू से कनेक्ट करेगा। यमुनोत्री सदर्न पार्ट में है, धारासू नॉर्दर्न पार्ट में है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया। तो ये टनल आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? कोस्टा सेरीना। इसको किसने इनॉग्रेट किया है? दैट इज अवर मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये इसकी फोटो भी है तो आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास पहली बार क्या हुआ है कहीं भी वर्ल्ड में, शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर हुआ है, और ये किसने किया है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल। गेल हमारी एक महारत्ना कंपनी भी है। आपको सारी की सारी महारत्ना कंपनीज के नाम होने चाहिए याद। जैसे हमारे पास गेल होती है, भेल होती है, देन हमारे पास एनटीपीसी होती है, आईओसीएल होती है। ठीक है, तो इन सबको एक बार आप गूगल में जाके सर्च कीजिए और वो लिस्ट आप याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास डिफेंस पे आते हैं, हमारा डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले तो हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज मित्र शक्ति। ये किसके बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, और ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है अभी रिसेंटली? औंध, पुणे में हुई है। ठीक है, तो याद रखनी है। अनदर इज वज्र प्रहार, ये हुई है इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, और कहाँ पे हुई है? उमरोही, मेघालय में। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज बोंगो सागर। नाम से ही पता चल रहा है कि बांग्लादेश के साथ कोई एक्सरसाइज है, बट किस टाइप की एक्सरसाइज है? इट इज अ नेवल एक्सरसाइज। इसको थोड़ा ज्यादा याद रखना है। ठीक है, एक और चीज जो याद रखने की है कि कहाँ पे हुई थी? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में हुई थी। अनदर एक्सरसाइज दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड इज नैट पॉलरेक्स। अब जब ये नैट पॉलरेक्स बोला जाए, ये किसकी है? इंडियन कोस्ट गार्ड की है। कहाँ पे हुई है? वादीनगर, गुजरात में हुई है। और ये किस टाइप की एक्सरसाइज है? ये पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सरसाइज है। यहाँ पे है ना नैट, POL, पॉल, पॉल से याद रखो पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सरसाइज थी ये, किसकी? इंडियन कोस्ट गार्ड की, वादीनगर, गुजरात में। अब एक एक्स्ट्रा चीज में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फैक्चुअल नॉलेज, कि हमारे इंडिया का एक प्रोग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि किसने लॉन्च किया था सबसे पहले? जिसका आइडिया था ये था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का। और इसमें हमने कुछ मिसाइल बनाने का स्टार्ट किया था। तो इसमें कुछ हमारी मिसाइल्स आती हैं जो आज की डेट पे बन चुकी हैं, जैसे अग्नि आती है, देन पृथ्वी आती है, नाग है, आकाश है, त्रिशूल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो पृथ्वी क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। उसी तरह नाग है हमारी एंटी टैंक मिसाइल। देन हमारे पास आकाश क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। एंड त्रिशूल क्या है? हमारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अग्नि क्या है? हमारी लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ठीक है, तो ये हमने सारी याद रखनी है दिमाग में कि IGMDP का कौन कौन पार्ट है। ये रिसेंटली क्वेश्चन एफकेट में अगेन आया था कि कौन सी मिसाइल आपकी किसकी पार्ट है? IGMDP की पार्ट है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT। आपको पता है कि न्यूक्लियर टेस्ट पे बैन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मींस एक कंसेंसस है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जिन नेशंस के पास अब नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स, उनको दोबारा बनाने भी नहीं है। सो उसी में कुछ ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक उस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। उसमें कौन कौन आता है? इंडिया, साउथ सुडान, इजराइल एंड पाकिस्तान। तो याद रखना है ये नाम, दैट इज इंडिया, साउथ सुडान, इजराइल एंड पाकिस्तान, प्लस नॉर्थ कोरिया।
नॉर्थ कोरिया ने पहले साइन करी हुई थी, लेकिन इसने इससे विड्रॉ कर लिया था इन 2003। ओके, डन। नेक्स्ट इज हमारे पास है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम। जिस तरह हमने एनपीटी पढ़ा उसी तरह हमारे पास क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम है। ये भी रोकता है कुछ चीज़ों को, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स को, बट किस तरह के वेपन्स, जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं। अब मास डिस्ट्रक्शन के वेपन जरूरी नहीं कि वो न्यूक्लियर नेचर के ही हों, ठीक है, केमिकल वेपन्स होते हैं और भी टाइप के आपके वेपन्स होते हैं जिनसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कुशा। अब प्रोजेक्ट कुशा हमारा रिसेंट, एक हम बोल सकते हैं कि रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर हम क्या डेवलप करना चाहते हैं, एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSM डिफेंस सिस्टम। तो जैसे अभी आपने वो पता है हमने S-400 डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से परचेज किया, वैसे ही हम क्या चाहते हैं कि हम खुद का एक इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम बना पाएं। तो उसी के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट कुशा है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स में एक नया एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुआ है जिसका नाम है एयरबस C295। अब C295 किसने बनाया है, एयरबस ने बनाया है, और हमने ये फर्स्ट एक्वायर जो कहाँ से किया है, स्पेन से किया है। नेक्स्ट अनदर थिंग इज अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये किस टाइप की मिसाइल है, ये है हमारे पास ब्रह्मोस, ठीक है। ये किस टाइप की मिसाइल है हमारे पास, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताया है कि इसकी रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर है। ये हमारी क्या है, एक वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसके हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लैंड वेरिएंट है, सी वेरिएंट है, एयर वेरिएंट है, इवन सबमरीन, हम बोल सकते हैं सबमरीन वेरिएंट भी हमारे इसके अवेलेबल है। और ब्रह्मोस को हम सेल भी कर रहे हैं, किसको, फिलीपींस को। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज कुछ हमारे नए शिप्स इनरोल हुए हैं हमारे, या फिर इंडक्ट हुए हैं इंडियन नेवी में। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स होते हैं। तो 8 ऐसे ASW SWCs हमारे क्या हो रहे हैं, बनने हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स हमारे क्या होने हैं, GRSE ने बनाने हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इसके जो 4 शिप्स हैं ये इंडक्ट हो चुके हैं। सबसे पहला था INS अर्नाला, सेकंड था INS अंद्रोट, थर्ड था हमारा INS अंजादीप, एंड चौथा जो रिसेंटली अभी इंडक्ट हुआ है दैट इज INS अमीनी। उसी तरह हमारी एक दूसरा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भी क्या बना रहा है, ASW शैलो वाटरक्राफ्ट्स बना रहा है। तो उनके नाम क्या हैं जो इंडक्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, INS माहे, INS मलवान एंड INS मंगरोल, तीनों हैं। और इनमें भी क्या बनेंगे, टोटल 8 बनने वाले हैं। तो ये GRSE भी 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट्स बनाने वाला है और कोचिंग शिपयार्ड भी बनाने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B की बात करी थी। उसी तरह हमारे पास प्रोजेक्ट 17A भी है जिसके अंडर हम क्या बनाते हैं, फ्रिगेट्स। प्रोजेक्ट 15A और B के अंदर हम क्या बनाते थे, डिस्ट्रॉयर्स बनाते थे। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, फ्रिगेट्स। अब ये फ्रिगेट्स का जो रिसेंटली हमारा जो लॉन्च हुआ था दैट इज अवर 6th शिप जो INS विंध्यागिरी है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे शिप्स हैं, जैसे INS नीलगिरी, INS हिमगिरी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइप करके बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या होते हैं, INS हिमगिरी, INS दूनागिरी, देन वी हैव INS उदयगिरी ऑल्सो, देन एक जो नया आएगा बाद में आपका दैट इज ऑल्सो महेंद्रगिरी, देन जो हमने यहां पे अभी देखा विंध्यागिरी, ठीक है। तो इस तरह हमारे कितने शिप्स हैं, टोटल 7 शिप्स बनने वाले, हिमगिरी, INS दूनागिरी, उदयगिरी। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फ्रिगेट्स हैं। और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हमारे किस प्रोजेक्ट को, 17A, ठीक है। ध्यान रखना महेंद्रगिरी अभी लास्ट शिप आने वाला है, वो लास्ट होगा, 7th शिप होगा, बाकी के 6 आपके इनॉग्रेट हो चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिशन शक्ति। ये हमने 2019 में कंडक्ट किया था, तो इसको ध्यान रखना, इट वाज आवर एंटी सैट मिसाइल टेस्ट। एंटी सैटेलाइट सिस्टम, मिसाइल सिस्टम आपको समझ आ रहा होगा कि जिससे हम किसी भी सैटेलाइट को टारगेट कर सकते हैं जो कि स्पेस में है। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज रिसेंटली USA का एक मिसाइल लॉन्च हुआ है जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम क्या है, माइन्यूट मैन 3। इसको ध्यान में रखना है हमको।
अनदर इज रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है रुद्रम के रिलेटेड, बट ध्यान रखना है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि रुद्रम किस टाइप की मिसाइल है। तो जैसे हमने पता है कि नाग हमारी एंटी टैंक मिसाइल है, उसी तरह हमारे पास अस्त्रा क्या है, हमारी एयर टू एयर मिसाइल है। जिस तरह हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसी तरह हमारी रुद्रम क्या है, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अनदर थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर इज हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अब हाइपरसोनिक्स पे जाने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमने अलग अलग वर्ड सुने हुए हैं, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये क्या होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, अगर हम उसके कंपैरिजन में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालें तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड से इसकी ज़्यादा है, हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड से कम है। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है आपकी तो उसको हम बोलते हैं सबसोनिक, और स्पीड ऑफ साउंड की जब बराबर होती है किसी भी मिसाइल की स्पीड या किसी भी एयरक्राफ्ट की स्पीड तो उसको बोलते हैं ट्रांससोनिक स्पीड, और जब उससे ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। तो इतना समझ आया। अब जब भी हम देखते हैं तो जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है अगर उसके बराबर है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की साउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक, 1 मैक। ठीक है, और जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, मान लो अगर 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 मैक की स्पीड से जा रहा है। उसी तरह कोई 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड की उस पर ट्रैवल कर रहा है, स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 3 मैक उसकी स्पीड है। मतलब आप समझ सकते हो कि जितने टाइम्स या फिर जितने गुना साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वही उसका मैक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी मिसाइल्स जिनका एटलीस्ट 5 मैक से ज़्यादा है, मतलब जिनकी स्पीड एटलीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है, उनको हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो प्लीज रिमेंबर दैट। अनदर रिसेंट न्यूज वाज ऑफ हुती रेबल्स, जो कहाँ पे बेस्ड है, यमन में बेस्ड है। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट करता है। उन्होंने काफ़ी सारे शिप्स की हाईजैकिंग की न्यूज़ आई थी, तो जिसके बाद इंडियन नेवी एक्टिव हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हुती रेबल्स कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं, यमन से। यमन की लोकेशन प्लीज़ आप देख लेना, कौन सी सी पास में है, कौन सा गल्फ पास में है, कौन सी स्ट्रेट लगती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एक्सरसाइज है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अभी रिसेंटली नहीं हुई है, थोड़ा पुराना है, बट आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज मालाबार, तो एक्सरसाइज मालाबार जो है हमारी अगस्त में हुई थी, लेकिन इसको ध्यान रखना कि 4 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड कंट्रीज भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये इस बार कहाँ पे हुई है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये हमारे पास एक्सरसाइज हुई है। और इसमें कौन कौन सी हमारी शिप्स गई थी, INS सह्याद्री एंड INS कोलकाता। और अगर हम आगे देखते हैं तो हमारी देखो यूनाइटेड किंगडम्स के साथ भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे अजय वॉरियर करते हैं हम यूके के साथ, हमारी आर्मी करती है। उसी तरह कोंकण एक्सरसाइज नेवी करती है। कोबरा वॉरियर एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो इसमें यूके होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में क्या होती है, ऑस इंडेक्स, नाम से ही पता चल रहा है, अभी रिसेंटली सिडनी में हुई थी लास्ट टाइम। अनदर इज ऑस्ट्रा हिंद, ये कहाँ पे हुई है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई है, आर्मी की एक्सरसाइज होती है। एंड लास्ट वन इज पिच ब्लैक, जो कि क्या है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अगेन ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की न्यूज़ पे जाने से पहले मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। नाउ अगर हम बजट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बजट की, तो उसमें 2 कैटेगरीज बनाई जा सकती है। पहली बोल सकते हैं हम रेवेन्यू बजट, और दूसरा हम बोल सकते हैं कैपिटल बजट। तो जो रेवेन्यू बजट है उसको अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ एक्सपेंडिचर आप सभी को पता है, तो रिसीट का मतलब क्या होता है, रिसीट को आप ऐसे समझिए कि जहां से पैसे आने का सोर्स है, तो जो भी सोर्स है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। ठीक है, नाउ अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू बजट की। तो रेवेन्यू बजट में हमारे पास क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली उसमें क्या आते हैं, 2 कैटेगरीज आती हैं, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जब हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसमें इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, GST सरचार्जेस आते हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह आती है, तो ये सब कुछ होता है टैक्स रेवेन्यू।
जो दूसरा होता है हमारे पास दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपको जैसे पब्लिक अथॉरिटीज़ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपसे फीस चार्ज करता है जो सर्विसेज के लिए, या फिर आपके ऊपर जो फाइन लगाया जाता है, तो इस तरह की जो ये आ रहे हैं आपके पास पैसे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, इसी में आप प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स को भी ऐड कर सकते हो, यानी कोई कंपनी है आपकी, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उससे कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी इसी में आता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कहीं से कोई फॉरेन से ग्रांट मिल रही है, ग्रांट का मतलब आप समझ सकते हो कि कहीं से एड आ रही है, पैसा हेल्प के तौर पे आ रहा है, मीन जिसमें आपको कोई बाद में ब्याज नहीं चुकाना या फिर उस पैसे को बाद में रिटर्न नहीं करना, तो वो भी हमारा किस में आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ओवरऑल मिला के क्या बनाता है, रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखते हैं दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग है, जो बार बार होगा। नाम रेवेन्यू, अगर आपको कहीं पे भी रेवेन्यू दिख रहा है तो आप उसको समझिए कि वो चीज़ रिकरिंग है। ठीक है, कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात की जा रही है। सो दैट मीन्स कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपकी शॉर्ट पीरियड की जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं, जैसे कि सैलरीज हो गई, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है जहाँ से उन्होंने उधार लिया है। ठीक है, पेंशन्स हो गई, सब्सिडीज हो गई, तो ये क्या कहलाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसी तरह कैपिटल बजट में हमारे पास क्या होती है कैटेगरीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स। जब मैं कैपिटल रिसीट्स की बात करता हूँ तो कैपिटल रिसीट्स में आपकी दो कैटेगरीज अगेन आप बोल सकते हो, आप चाहो तो ना बनाओ, दैट इज डेट कैपिटल रिसीप्ट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। पहली जो होती है डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, इसका मतलब है कि इसमें आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उससे आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बन रही है। जैसे आपने कहीं से पैसे लिया तो आपके पास पैसे तो आ गए लेकिन वो चुकाने हैं बाद में। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी है। तो डेट कैपिटल रिसीप्ट में आपका जितना भी लोन अमाउंट आता है वो आता है। नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट जो होती है उसमें हमारे पास क्या आते हैं, ऐसे पैसा आता है जिससे डेट नहीं बनता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स होते हैं, तो जितना भी पैसा पोस्ट ऑफिस में है प्लस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, वो भी सरकार के पास ही रहता है। तो उसमें से भी सरकार क्या यूज़ कर सकती है, उसको एज अ मीन्स अपने काम के लिए यूज़ कर सकती है, बाद में वो वापस चला जाता है उसी अकाउंट में। ठीक है, सो ये भी आपका क्या होता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट में आता है। प्लस इसमें जैसे आपने कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को आपने डिसइन्वेस्ट कर दिया, उसके कुछ प्रोपोर्शन को सेल कर दिया, तो वो भी आपका किस में आएगा, इस नॉन डेट कैपिटल। क्योंकि इसको करने में आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं चढ़ रहा है, आपको बाद में इसको इस तरह से इसमें कोई बढ़ा के ब्याज नहीं देना है, तो ये लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स हो रही है, तो अगर पुराने पैसा हमने जो कहीं पे दिया था किसी दूसरी कंट्री को, मानो वो वापस कर रही है हमको, सो दैट इज ऑल्सो अ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो ध्यान रखना। ठीक है, डेट कैपिटल रिसीट में हम पे एक लाइबिलिटी बढ़ती है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट में हम पे लाइबिलिटी नहीं बढ़ती है। तो ये होता है हमारा कैपिटल रिसीट्स। अब कैपिटल रिसीट की तरह हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि हम कुछ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और उससे हम क्या बना रहे हैं, कुछ कैपिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी तरह के हमारे एसेट्स हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमको क्या देंगे, फायदा देंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सोचो मैंने एक हाईवे क्रिएट करवा दिया, सो वो किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मैंने कोई एक्सप्रेसवे, मैंने कोई ट्रेन कॉरिडोर खुलवा दिया नया, सो दैट विल कम अंडर द एक्सप्रेसवे। बाद में उसमें से टोल कलेक्शन होगा, जो चार्जेस आएंगे कंज्यूमर से कलेक्ट करने के बाद, वो सब कुछ क्या बनेंगे बाद में हमारे लिए, एक एसेट की तरह ही तो काम करेगा। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है दैट इज सेबी ने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म खोला है, दैट इज इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। इसको IRRA भी बोलते हैं। और इसको किसने डेवलप किया है, सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो इंडिया में हैं उन्होंने मिलके, BSE, NSE, NCDEX, MCX एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि फर्स्ट फॉरेन कंपनी जिसने अप्रूवल मिल गया है जिसको 100% FDI का डिफेंस सेक्टर में, तो वो कौन सी कंपनी है, वो है स्वीडन की हमारी साब कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्पेस एंड टेक पे। तो रिसेंटली आपको पता है कि हमारा चंद्रयान 3 अगस्त में सक्सेसफुली लैंड हुआ था। तो उस पॉइंट का नाम क्या कहा गया था, शिव शक्ति पॉइंट। उसी तरह जो हमारा चंद्रयान 2 जो पहले फेल हो गया था, जो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, वो जहाँ पे लैंड करा था उस पॉइंट का नाम क्या रखा है, दैट इज तिरंगा पॉइंट।
तो आपको शिव शक्ति पॉइंट तो याद रहेगा, बट कंफ्यूज मत होना, तिरंगा पॉइंट क्या है, जहां पे चंद्रयान 2 लैंड किया था। उसी तरह मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप पता करके आना कि जवाहर पॉइंट कहां पे होता है। एक बार इसको हल्का सा सर्च करना, क्या वो चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड है, एक बार जरूर देखना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट्स है, उनके नाम याद कर लीजिए आप, GSAT-7 एंड GSAT-7A। इनके नाम क्या है, जो कॉमन नेम है दैट इज रुक्मिणी एंड एंग्री बर्ड। तो ये पता होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। दो ही हमारी डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स हमारे पास, दैट इज रुक्मिणी एंड एंग्री बर्ड। अनदर इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, न्यूज में था, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएसए ने इस पे बोला था कि हम क्या करेंगे, 2030 में जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टनर हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा फ्रॉम द यूएस, जाक्सा फ्रॉम द जापान, कनेडियन स्पेस एजेंसी फ्रॉम कनाडा एंड रॉसकॉस्मोस किसकी है, रशिया से। तो ये 5 कंट्रीज का ये क्या बोल सकते हैं, ज्वाइंट इनिशिएटिव था, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये लो अर्थ ऑर्बिट पे लाई करता है, याद रखना, इट इज इन द लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट इज यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। इसको किसने बनाया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर 2 मिशंस, एक है आपका लूसी मिशन और दूसरा है ऑ मिशन। ऑ मिशन इज एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट। ये मिशन जो दोनों के दोनों हैं, ये किसके हैं, नासा के। आपको जस्ट नाम पता होने चाहिए नासा के, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑ मिशन एंड लूसी मिशन किसका है, नासा का है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरबोर्न एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है, सोफिया। लार्जेस्ट एयरबोर्न एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी क्या है, सोफिया। और इसको किसने बनाया है मिलके, ये किसका इनिशिएटिव है, ये नासा प्लस जर्मन एरोस्पेस सेंटर का इनिशिएटिव है, ठीक है। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली इसने फाइंड आउट किया है वीनस के एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन, तो इसीलिए थोड़ा न्यूज में आता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोफिया। सोफिया इज अ एयरबोर्न एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। नेक्स्ट आके बढ़ते हैं हमारे पास वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क के बारे में। तो इंडिया का फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क कौन लाने वाला है, नोकिया प्लस टाटा प्ले फाइबर। तो ध्यान रखना, टाटा और नोकिया मिलकर क्या लाने वाले हैं, वाईफाई 6 लाने वाले हैं, क्लियर, ओके। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि एक पीस एग्रीमेंट हो गया है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, मणिपुर से बिलोंग करता है। एक टाइप से रेजिस्टेंट ग्रुप था वहाँ का, और रिसेंटली पीस एग्रीमेंट हो गए हैं, तो इसके बाद वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी आने के पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड का पहला रोबोट सीईओ, उसका नाम क्या है, मीका। और जो ये मीका है, इसको किसने अपॉइंट किया है, किस कंपनी का सीईओ है, दैट इज हानसन रोबोटिक्स एंड डिक्टाडोर, ठीक है। इसको नाम बिल्कुल याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, करंट अफेयर है, ठीक है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, दैट इज अवर मीका जी, क्लियर। इट इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट। नेक्स्ट इज हमारे पास चैटबॉट्स आए हैं अलग अलग एयरलाइंस के। इंडिगो के चैटबॉट का नाम क्या है, 6 स्काई। उसी तरह एयर इंडिया के एआई चैटबॉट का नाम क्या है, महाराजा। याद रखना, महाराजा पहले आया, उसके बाद इंडिगो ने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ इन्वायरमेंट की न्यूज़ है। क्लाउड सीडिंग आई थिंक ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये न्यूज़ में था, दिल्ली में इसकी बात चल रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको डालना जरूरी है। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, बेसिकली क्लाउड सीडिंग वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके क्लाउड से हम क्या करते हैं, बारिश करवाते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। तो इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे कौन कौन केमिकल यूज़ हो सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मोस्टली इसका जो आंसर होता है दैट इज सिल्वर आयोडाइड। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज सिल्वर आयोडाइड, याद रखना। ये क्वेश्चन यूजुअली आपके साइंस सेक्शन से आ जाता है, बट क्योंकि ये न्यूज़ में था तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सफर सिस्टम। व्हाट इज सफर, इट इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एयर क्वालिटी चेक करते हैं कॉन्टिन्यूसली और वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। इसमें क्या इन्विसेज किया गया है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके टारगेट क्या है कि 40% रिडक्शन चाहिए हमको पार्टिकुलेट मैटर 10 कंसंट्रेशन में।
ऐसे हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर 2.5 भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तो ये प्रोग्राम क्या कह रहा है कि पर्टिकुलेट मैटर 10 को हम 40% डिक्रीज करेंगे बाय 2025 एंड 2026। ठीक है। अनदर न्यूज जो हमारे पास बहुत ज़्यादा रही है दैट इज रिगार्डिंग सोलर पावर। तो हमको पता होना चाहिए लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे, भाडला सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। अब ये क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, या फिर मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली यूएई में हमारे पास क्या हुआ है, एक सोलर प्लांट सेटअप हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसीलिए ये भी बन सकता है कि लार्जेस्ट बताओ आप। तो आपको पता है भाडला सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो इसका नाम है आपका रामागुंडम सोलर पावर प्रोजेक्ट, दैट इज इन तेलंगाना। ये पिछले साल की न्यूज़ है 2022 की, बट आ सकता है क्योंकि कनेक्टिंग आपको पता है इसी तरह से आपके कनेक्ट होते हैं। क्लियर, तो याद रखना। तो रामागुंडम सोलर प्रोजेक्ट कहाँ है, तेलंगाना में। तेलंगाना में कुछ और चीज़ें भी हमने पिछली बार पढ़ी थी, जैसे 3D टेम्पल, जो हमारा 3D प्रिंटेड टेम्पल था वो कहाँ था, तेलंगाना में था। ऐसी हमारा सोलर रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक था, वो भी हमारा कहाँ पे प्रोजेक्ट था, दैट इज इन तेलंगाना, हैदराबाद। नेक्स्ट हमारे पास आगे बढ़ते हैं, दैट इज अवर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आप सभी को पता होगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा नायरोबी, जो कि कहाँ की राजधानी है, केनिया की। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम, ये किसका इनिशिएटिव है, दैट इज बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का। हल्का सा ध्यान में याद रख सकते हैं। ठीक है, अनदर नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस आने के, कि आपको ये रिपोर्ट्स पता होने चाहिए। तो यूनेप क्या करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये 3 रिपोर्ट्स निकालता है। इनका नाम आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। पहला है आपका एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, दूसरा है आपका इमिशन गैप रिपोर्ट, और तीसरा है हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। तो तीनों के नाम आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट फॉर 2023। तो किसने लॉन्च करी है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना कि क्लाइमेट सर्विसेज की बात हो रही है तो कौन करेगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अनदर हमारे यहाँ क्या हुआ है, एक इवेंट हुआ है, दैट इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस। कहाँ पे होस्ट हुआ है, चेन्नई में। किसने इसको इनिशिएट किया है, या फिर हम बोल सकते हैं किसने ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अब हमारे पास कुछ टर्म्स है, मैंने सोचा आपको पता होने चाहिए, जो कि पूछे जा सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पहला होता है, दूसरा होता है ग्रीन बिल्डिंग, और तीसरा होता है नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग। तीनों ही आपके अलग अलग चीजें हैं। पहला, जब हम बोलते हैं कोई भी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, लेस एनर्जी कंजम्पशन होगा। वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एनर्जी को बचाने के लिए हम बहुत से अलग अलग तरीके ढूंढेंगे। सोचो कि हम क्या यूज़ नहीं करना चाहते, कूलिंग के लिए हम कुछ और तरीके यूज़ कर लिए, जैसे कि हमने विंडोज़ और ज़्यादा हमने वेंटिलेशन के तरीके ढूंढ लिए। सो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ कर रहे हैं और एनर्जी बचा रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। उसी तरह दूसरा होता है हमारे पास नेट ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे हम इमिशन तो कर रहे हैं, मान लो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ, एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो एनर्जी है उसको ऑफसेट करने के लिए कुछ मैं सस्टेनेबल तरीके निकाल रहा हूँ। जैसे कि सोचो मैंने क्या लगा दिया, एक सोलर पावर प्लांट लगा दिया अपनी बिल्डिंग पे, तो मैं जो एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ और उस एनर्जी को बनाने में जो इमिशंस हो रहे हैं उसको कट ऑफ करने के लिए उतनी ही एनर्जी मैंने सोलर पावर से भी प्रोजेक्ट कर ली, या फिर हमने, तो इस तरह की बिल्डिंग जहाँ पे टोटल इमिशन को हम क्या कर देते हैं, एक टाइप से कट ऑफ कर देते हैं, दैट इज नोन एज नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग। ठीक है, ओके। अनदर वन इज कॉल्ड दैट इज ग्रीन बिल्डिंग। अब ये बहुत अच्छा होता है। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब होता है जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंसी भी आएगी, नेट जीरो वाला पार्ट भी आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे वाटर एफिशिएंसी हो जाएगी, वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा, इवन जो आपका मटेरियल यूज़ होगा वो भी हम ऐसा यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हो। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ग्रीन बिल्डिंग्स। ठीक है, और उसी पे हमारी एक कांग्रेस हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। वो कौन सा है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है, केरला में। क्लियर। अनदर टर्म इज ग्रीन वॉशिंग। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, आजकल बहुत जगह होता है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो असलियत में इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन उनको एज अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के तौर पे पेश किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि ग्रीन वॉशिंग, जहाँ पे फॉल्स क्लेम्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग।
आगे हमारे पास है नामदफा नेशनल पार्क और कामलांग टाइगर रिजर्व। कामलांग टाइगर रिजर्व पिछले मंथ भी अक्टूबर में भी न्यूज में रहा था और अभी भी है, तो दोनों के आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के हमारे जीआई टैग्स भी थे, हमने पढ़े, जैसे खामती राइस थे, सांगला टेक्सटाइल थे, साथ ही साथ हमारे पास याकचुरपी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना। अनदर न्यूज दैट कम्स फ्रॉम, हम बोल सकते हैं हमारे कोस्टल रीजन से, दैट इज साइक्लोन मिदिली आया है। कहाँ पे? बांग्लादेश के कोस्ट में हिट किया है, तो यानी कि बे ऑफ बंगाल के आसपास आया है। और ये जो साइक्लोन मिदिली का नाम दिया है वो किसने दिया है? मालदीव्स ने दिया है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहे हैं साइक्लोन बेस्ड, तो हमको दिमाग में रखने ही होंगे। ठीक है, साइक्लोन मिदिली, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास साइक्लोन बिपरजॉय भी आया था, और लास्ट वीडियो अक्टूबर में हमने पढ़ा था साइक्लोन हमून और साइक्लोन हमारे पास तेज आया था। जो तेज कहाँ पे आया था? अरेबियन सी में। साइक्लोन हमून कहाँ पे आया था? वो आया था हमारा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में हमून आया, उसका नाम दिया था ईरान ने। अरेबियन सी में तेज आया, उसका नाम दिया था हमारा इंडिया ने। ठीक है, ओके। अनदर न्यू डिस्कवरी इज ई प्राइम लेयर। अभी साइंटिस्टों ने तो एक चीज का पता लगाया है कि हमारा जो अर्थ का जो कोर है, कोर के ठीक आउटसाइड एक नई लेयर बन गई है। उस लेयर का नाम क्या बोला है उन्होंने? ई प्राइम लेयर। ठीक है, तो ये जो लेयर है इसमें क्या है? ये हाइड्रोजन रिच है, प्लस इसमें सिलिका कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, और ये क्यों बनती है ये लेयर? ये बनी है ड्यू टू वाटर पेनिट्रेशन इनटू द प्लैनेट्स कोर। जब कोर की तरफ पानी पेनिट्रेट होता है उस वजह से ये नई लेयर बनी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ई प्राइम लेयर। तो इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ थोड़ा सा मैप की तरफ देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे वेडल सी है, अंटार्कटिका का मैप है ये, तो अंटार्कटिका के नॉर्दर्न पार्ट में हमको क्या दिख रहा है? वेडल सी दिख रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेडल सी कहाँ पे है? वैसे ही सदर्न पार्ट में हमको रॉस सी दिख रही है, यहाँ पे अमुंडसेन सी दिख रहे हैं, थोयार्ड ग्लेशियर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि थोयार्ड ग्लेशियर कहाँ पे है, अमुंडसेन सी कहाँ पे? अमुंडसेन सी रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो इसको तो इंपॉर्टेंटली आपको याद होना चाहिए। अमुंडसेन सी आपका कहाँ पे है? अंटार्कटिका के सदर्न पार्ट में मिलती है, स्पेसिफिकली बोले तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्थ एंड हैजार्ड। तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारे गांधीनगर में एक समिट हुआ था, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट। ये अगस्त की न्यूज़ है लेकिन आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और उसी के चलते हमारे पास क्या है? इनिशिएटिव्स लॉन्च हो रहे हैं रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, ना हमारे पास एक थेरेपी होती है कार टी थेरेपी टाइप की। ठीक है, उसी की कैटेगरी में एक हमने नई थेरेपी डेवलप करी है। किसने करी है डेवलप? इम्यूनो एक्ट ने करी है। और ये इम्यूनो एक्ट जो कंपनी है किसने इंक्यूबेट करी है? IIT बॉम्बे ने। क्लियर? ओके, तो इस थेरेपी का नाम क्या है? NextCAR19 थेरेपी, और इसको अप्रूवल मिल गया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अनदर थोड़ा फैक्चुअल पार्ट जो है वो है एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स किसे बोलते हैं? एपिजेनेटिक्स बेसिकली हम बोलते हैं ऐसी स्टडी को जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारे बिहेवियर की वजह से या फिर हमारे इन्वायरमेंट की वजह से जो हमारे जीन्स की वर्किंग होती है उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक। ठीक है, तो ध्यान रखना। अनदर हमारे पास एक स्कीम आई है, इनिशिएटिव क्या है? आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य स्कीम। ये किसकी है स्कीम? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखना। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा दैट इज रेयर डिजीज किसे बोलते हैं? तो आपने रिसेंटली सुना होगा बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि रेयर डिजीजेस जो हैं उनकी हम क्या ढूंढ सके? इलाज ढूंढ सके। क्योंकि आपको पता है जो रेयर डिजीजेस हैं उन पे कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है। दैट्स वाई उस पर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि किसी तरह उनकी भी हम क्या करें? हेल्प करें उन लोगों की जिनको ये रेयर डिजीजेस हैं। तो रेयर डिजीज किसे बोलते हैं? ऐसी डिजीज जिसकी होने की संभावना 1000 में 1 या 1 से कम है, सो दैट इज नोन एज रेयर डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास है सर्वावैक। ये आपकी क्या है? एक HPV वैक्सीन बोल सकते हैं फॉर HPV वायरस एंड सर्विकल कैंसर। किसने इसको डेवलप किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली मलेरियन वैक्सीन भी डेवलप की थी, लास्ट मंथ हमने पढ़ा था। क्या नाम था उसका? R21 मैट्रिक्स। ठीक है, मलेरिया के लिए। नेक्स्ट हमारे पास
यूएस की एक कंपनी ने क्या कर दिया है, वर्ल्ड की पहली चिकनगुनिया के लिए वैक्सीन रिलीज कर दी है। ठीक है, अब ये चिकनगुनिया की वैक्सीन का नाम क्या है, इक्सचिक। ठीक है, क्या नाम है, इक्सचिक। नेक्स्ट हमारे पास उस स्कीम्स की बात करते हैं। तो पहली स्कीम जो है हम वो बात करेंगे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो जो ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है इसी का नाम है सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए है। ठीक है, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए है तो किसके अंडर में आएगी ये, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल एंड डिसेबिलिटीज। और कौन सी मिनिस्ट्री होगी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसको ध्यान में रखना है। अनदर इज, एक और हमारे पास कैंपेन है, हम बोल सकते हैं जो हमारे पास किसने किया है, महुआ ने किया है। महुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो दैट इज जल दिवाली, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। ठीक है, तो इसमें हम वुमेन्स की अवेयरनेस बढ़ाएंगे विद रिगार्डिंग टू वाटर सैनिटेशन, वाटर एफिशिएंसी। सो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास साथी, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। इसमें ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी हेल्प मिल सकती है अगर यूज करें लोग अच्छे से इसको कौन लीड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लीड कर रही है। क्लियर। अनदर इज सागु बागु इनिशिएटिव। अब सागु बागु इनिशिएटिव तेलंगाना गवर्नमेंट का है। ये किसके लिए है, ताकि हम एग्रीकल्चर फील्ड में इनोवेशन को प्रमोट कर सकें। ठीक है, ताकि उसमें नई नई टेक्निक्स लाई जा सकी, नई नई आपके इन्वेंशंस आ सके। ठीक है, किसमें, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। Another important thing that we have to remember is menstrual leave policies for women in Kerala and Bihar. तो अभी इंडिया में सिर्फ ये 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो वुमेन्स को मेंस्ट्रुअल लीव देती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, केरला एंड बिहार। अब केरला तो बहुत लोग तुक्के में मार भी देंगे ऑप्शन में, बट बिहार सोच के आई डोंट थिंक कि किसी को ध्यान में आएगा कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है। बट ये बहुत अच्छी स्कीम है, दैट इज केरला एंड बिहार। क्लियर। नेक्स्ट इज पीएम स्वनिधि स्कीम। आई थिंक सभी इस स्कीम के बारे में जानते हैं, दैट इज जो कि हमारा क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होती है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 से लेके 50,000 तक आपको क्या मिलता है, लोन मिल जाता है। ठीक है, बहुत सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे। तो ये जो स्कीम है ये किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। किसके द्वारा है, महुआ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और ये सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए ही स्कीम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूज आती है। तो आईसीसी ने ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को बैन कर दिया है वुमेन्स क्रिकेट से। एंड इसमें हमारे पास क्या आता है, दैट इज ये जो हमारे सामने क्रिकेटर हैं इनका नाम क्या है, डैनियल मैगे। इनका नाम क्या है, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, डैनियल मैगे। ठीक है, तो इनका नाम है डैनियल मैगे। तो ये ट्रांसजेंडर क्रिकेटर थी और अब आईसीसी ने बैन कर दिया तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो इनका नाम याद रखना। ठीक है, किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास कि साइकिलिंग की जो हमारे पास बोल सकते हैं फेडरेशन है, और जो स्विमिंग की फेडरेशन है, साइकिलिंग की फेडरेशन यूसीआईएन, स्विमिंग की फेडरेशन फीना, और साथ ही साथ रग्बी की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, उन सब ने भी क्या किया है, बैन कर रखा है ट्रांसजेंडर्स को। तो याद रखना। नेक्स्ट इज 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम कहाँ हुआ था, गोवा में। हमने पिछली बार देख चुका है। ठीक है, इसके विनर कौन रहे, महाराष्ट्र। अगर आप टेबल रैंकिंग देखना चाहते हो तो टॉप पे आई थी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद हमारे पास थे सर्विसेज के बाद तीसरे नंबर पे कौन थे, हरियाणा। तो बेसिकली आपको जस्ट याद रखना इतना काफी है कि महाराष्ट्र ने टॉप किया था। अगला वाला नेशनल गेम आपका उत्तराखंड में होने वाला है, और उसके अगला वाला 39th एडिशन जो है आपका वो मेघालय में होगा। ठीक है, सो इसको हमको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विराट कोहली बन गए हैं मोस्ट 50s जिन्होंने बनाए हैं ओडीआई में। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, कॉमन न्यूज़ है। उसी तरह रोहित शर्मा ने भी रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट सक्सेस इन अ सिंगल आईसीसी वर्ल्ड कप। एंड उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज कि पहले प्लेयर जिनको टाइम आउट दिया गया है वर्ल्ड कप में, दैट इज एंजेला मैथ्यूज, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं, श्रीलंका के। और किस मैच में दिया था, श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश का मैच जो हो रहा था। तो यहाँ पे ये फोटो इनकी, एंजेला मैथ्यूज जी की, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इनका नाम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिसेंटली जो आईसीसी का क्रिकेट हॉल ऑफ फेम है उसमें 3 लोगों को ऐड किया गया है। जैसे कि पहला क्या है, वीरेंद्र सहवाग जी, दूसरे हमारे डियाना एडुल्जी जी, देन हमारे पास श्रीलंका स्टार है अरविंदा डी सिल्वा। ठीक है, तो इन तीनों का है आपके पास, तो इनका नाम ऐड हुआ है रिसेंटली। और पहले से जो इंडियंस ऑलरेडी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में थे
वो कौन कौन है? एक हैं आपके सचिन तेंदुलकर, दूसरे आपके हैं राहुल द्रविड़ जी, देन हमारे पास अनिल कुंबले जी हैं, कपिल देव जी हैं, बिशन बेदी जी हैं एंड सुनील गावस्कर जी हैं। ठीक है, तो इनके नेम आपको याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं, बट रिसेंटली एटलीस्ट आपको वीरेंद्र सहवाग, डियाना एडुल जी एंड हमारे पास अरविंद जी के आपके बारे में पता होना चाहिए कि इनको एडिशन किया गया है रिसेंटली अभी। ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगेन मैक्स वर्स्टेपन ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, आबू धाबी भी जीती, लास वेगस भी जीती, रिसेंटली यूएस भी जीती थी, तो इसको तो कॉमन ही है आपको। तो मैंने आपको बोला है अगर आपके पास कभी ऑप्शन में आता है मैक्स वर्स्टेपन तो उसको टिक मार सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? IBSF जो हमारा बिलियर्ड चैंपियनशिप है उसको किसने जीत लिया है? पंकज आडवाणी जी ने। ठीक है, तो इन्होंने 20+ टाइम जीत लिया, आई थिंक 26 आप इनका ये टाइटल है, तो ध्यान रखना। तो किसने जीता है? पंकज आडवाणी जी। किस स्पोर्ट्स को खेलते हैं? बिलियर्ड्स को खेलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज जो पहली विमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास में स्काई डाइविंग की है, दैट इज शीतल महाजन। ठीक है, तो इनकी फोटो यहाँ पे लगी है, देख सकते हो आप। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया है? पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने स्काई डाइविंग की है नियर माउंट एवरेस्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ मिसलेनियस जो इधर उधर की खबरें हैं। ठीक है, जिन ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख सकते हो। ठीक है, याद रह जाती है। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पहला इंडिया का क्या रिलीज किया है? गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल रिलीज किया है। ठीक है, उसी तरह गुजरात स्टेट ने गोल फिश को एज अ स्टेट फिश डिक्लेयर किया, और यूनेस्को ने कोझिकोडे को एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया, और यूनेस्को ने ग्वालियर को एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर किया। तो ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा है। अगेन IB में आ चुका है क्वेश्चन ग्वालियर वाला। नेक्स्ट इज वज्रा मुष्टि कलागा। वज्रा मुष्टि कलागा ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ रेसलिंग है। कहां से बिलोंग करता है? कर्नाटका से। अनदर इज GI टैग। तो लद्दाख से एक GI टैग मिला है किसको? सी बकथॉर्न फ्रूट को। तो ध्यान रखना। ठीक है, इसकी फोटो आपको ऊपर दिख रही है, ये क्या होता है आपका? सी बकथॉर्न फ्रूट। इसकी बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं आयुर्वेदिक यूसेज है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज सैफरॉन फ्रॉम किश्तवाड़ रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर को क्या मिला है? इसको भी क्या मिला है? आपका GI टैग मिला है। अगर आपसे कोई पूछे GI टैग कौन देता है इंडिया में, तो GI टैग देने का काम करती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, और ये किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड ये मौसी के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लार्जेस्ट इवेंट जहां पे सबसे ज्यादा दिए जलाए गए, लाइटिंग लैंप, वो कौन सी जगह थी? अयोध्या। कॉमन है, आपको पता ही होगा, है ना। अनदर मिस यूनिवर्स कौन बनी है हमारी रिसेंटली? दैट इज शेनेज पलासियोस। कहां की है ये? निकारागुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज बुकर प्राइज हमको रिसेंटली किसको मिला है? पॉल लिंच को मिला है, और उनकी बुक का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिला है एंड ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नैनसन अवार्ड जो किसको मिलता है? बेसिकली रेफ्यूजी अवार्ड है, बेसिकली रेफ्यूजीज के लिए मिलता है, रेफ्यूजीज के लिए जो कुछ काम करते हैं। तो दैट इज नैनसन अवार्ड किसको मिला है? अब्दुल्लाई मीरे जी को मिला है। ठीक है, ध्यान रखना। एंड इंडिया की जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज थी दैट इज फातिमा बीवी जी, उनका देहांत हो चुका है। सो ये न्यूज में रहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा मैप में। क्लियर? तो जो सतलुज रिवर है पंजाब में, तो वहां पे क्या मिली है? टेंटलम की प्रेजेंस मिली है, जो कि एक थोड़ा रेयर एलिमेंट है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखना। टेंटलम कहां पे मिला है? सतलुज रिवर इन पंजाब। अनर सांभा लेक कहां पे एग्जिस्ट करती है? दैट इज राजस्थान में। तो इसको चीज को ध्यान रखना है, मेन चीज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुई है? कुछ रिसर्चर्स ने पाया है कि यहाँ पे एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, उसके पास क्या है? कैपेबिलिटी है कि जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है वहां पे भी क्या कर सकती है? सर्वाइव कर सकती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ढंग से इतना याद रखना कि सांबा लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। क्लियर? धोरदो विलेज के बारे में हम पिछले मंथ में भी पढ़ चुके हैं, और धोरदो विलेज कहाँ पे है? गुजरात में है। इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का वो भी मिला है, अवार्ड भी मिला है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, घोल को हमने स्टेट फिश ऑलरेडी पढ़ लिया है, गुजरात ने बना दिया है। ठीक है,
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका कहाँ पे हुआ है? पणजी में हुआ है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर? पणजी कहाँ है? गोवा की कैपिटल है। नेक्स्ट इज कार्डालुंडी रिवर। अब ये कार्डालुंडी रिवर कहाँ पे? केरला में है। बस इतना याद रखो एटलीस्ट, अगर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। कोझिकोडे हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ द, इसको सिटी ऑफ क्या बोला गया है? लिटरेचर, दैट इज सिटी ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट इज कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे हमारे पास क्या एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? बानी फेस्टिवल। इसको जस्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज लोकटक लेक, आपको पता ही है, दैट इज इन मणिपुर। देन हमारे पास ग्वालियर, उसको क्या घोषित किया गया है? दैट इज सिटी ऑफ म्यूजिक। एंड अनदर वन दैट इज मुडिच्चू थालापली, तेलंगाना में है। ये एक 3000 साल पुराना आयरन एज का जियोग्लिफ सर्कल मिला है। कहाँ मिला है? तेलंगाना में। इसका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, सो ये था हमारा बेसिक फॉर इंडिया में जो मेन जगह पे रही। अनदर हम देखते हैं थोड़ा वर्ल्ड में क्या है। तो वर्ल्ड में हमारे पास क्या है? माउंट एटना, आपको पता है इटली में आता है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। ठीक है, बहरीन ने अपना एम्बेसडर इजराइल से बुला दिया। ये थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। अगेन कतर में हमारे 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल्स को क्या किया गया है? इम्प्रिजन किया गया था। सो दैट ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर बेरिंग स्ट्रेट जो हमारी है। ठीक है, तो जो बेरिंग स्ट्रेट है वो किसको कनेक्ट करती है? अलास्का एंड रशिया को कनेक्ट करती है। रशिया और अलास्का के बीच में लाई करती है हमारी बेरिंग स्ट्रेट। जो हमारी डोमिनिका है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका, उसने क्या अनाउंस किया है? वर्ल्ड का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना कि क्या है, कौन सी कंट्री है? डोमिनिका। नेक्स्ट इज सेनेगल। सेनेगल ने क्या किया है? गॉन, ठीक है, इनिशिएटिव, इसको क्या किया है? होस्ट किया है। याद रखना, गॉन इनिशिएटिव किससे कनेक्टेड है? सेनेगल से। ठीक है, नेक्स्ट इज गिनी। गिनी के कोस्ट में हमारी इंडियन नेवी ने सक्सेसफुल एंटी पायरेसी पेट्रोल पूरी करी है। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है? दैट इज आइनस सुमेधा। आइनस सुमेधा ने कहाँ पे लैंड किया है? मपूतो में। और मपूतो किसकी राजधानी है? मोजाम्बिक। तो ये था बेसिक जो इंपॉर्टेंट है। अनदर आप एक और देख सकते हो, दैट इज स्विट्जरलैंड में हमारी क्या हुई है? COP5 हुई है फॉर मिनामाटा कन्वेंशन। ठीक है, मिनामाटा कन्वेंशन आपको पता है विद रिगार्ड टू मरकरी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर। तो मैंने कोशिश करा इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा चीज़ मैंने कंटेंट फाइल में ही डाल दी, क्योंकि वो राइटिंग लिखा नहीं जा पा रहा था लास्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में आई होप आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज जस्ट कीप्स ऑन रिवाइजिंग और PDF पढ़ते रहिए। अगर हो सके 2 बार 3 बार अगर आप पढ़ देते हो, आई थिंक उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। इतना कोई टफ नहीं आता। अपना बेसिक साइंस का पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए। मैं पॉलिटी के लिए भी लाऊंगा एक अलग से वीडियो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, प्लस ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है और जहाँ से मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी के लिए हम इसी को कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।